Hello everyone, I am Anil Misra today present with new video for class 9th. In previous chapter we have studied motion in straight line and next your chapter is force and law of motion. सेकंड चैप्टर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि फोर्स एंड इट्स टाइप्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स। फोर्स आपका क्या चीज़ है, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स को डिफाइन करने से पहले हम अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि व्हाट कॉज दिस मोशन, किस कारण से मोशन किसकी वजह से होता है या मोशन का क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे कोई फुटबॉल फील्ड में पड़ी हुई है तो वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे है। अगर आप उस पे जाते हैं, किक करते हैं, तो किक के बाद में उस फुटबॉल का जो स्टेट है वो क्या हुआ, चेंज हो गया। किस स्टेटस में आ गया, मोशन में आ गया। तो कहीं न कहीं आप अपने पैर से उस पर जो किक करते हैं तो किक करने पे आप क्या लगाते हैं, फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी स्टेट में किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग आती है तो उसका पहला काज या पहला रीज़न क्या होता है कि उस पर एक फोर्स लगता है। या सपोज कि कोई चीज़ स्पीड में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, जैसे फुटबॉल ही आ रहा है या आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बॉल जो है काफ़ी स्पीड में फेंका और आपने क्या किया, बैट से उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो मोशन का स्टेट बॉल किस में आ रही थी, मोशन में, और आपने बैटिंग से उसको क्या किया, रेस्ट पोजीशन में तब्दील कर दिया। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है या तो रेस्ट में है या मोशन में है, उसमें जो चेंजिंग कर देता है वो आपका क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो या तो किसी बॉडी को रेस्ट में कर देता है या उसके रेस्ट पोजीशन को मूविंग में चेंज कर देता है या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर देता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। इन जनरल वर्ड में अगर हम फोर्स को डिफाइन करें तो पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। आमतौर पे हम कहीं भी अगर फोर्स लगाते हैं तो हम पुश और पुल के थ्रू ही लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप दरवाजे को ओपन करते हैं तो पुश करते हैं उसके एक सिरे पे, दरवाजे के किसी एक सिरे पे हैंडल पे आप क्या करते हैं, पुश करते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। तो जहाँ आप पुशिंग करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि आप एक उस पर फोर्स लगाते हैं, यानी आप फोर्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप पुल मतलब किसी डोर को बंद कर रहे हैं तो भी आप पुल करते वक्त क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स आपका एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है या उसको रेस्ट में कर सकता है, उसको मोशन में कर सकता है या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या उसके शेप या साइज को चेंज कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम फोर्स को डिफाइन करने के लिए छोटे से वर्ड में भी कह सकते हैं कि पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स के कौन। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे पहले फर्स्ट फिगर में क्या है, फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स हम लगा करके उसको मूवमेंट में कर सकते हैं, मोशन में कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक कार खड़ी है, उसको एक आदमी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो पुश करने से वो कार किस स्टेट में चेंज हो जा रही है, मोशन स्टेट में चेंज हो जा रही है। सेकेंड इफेक्ट आपका फोर्स है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई भी अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप कर सकता है, उसको रेस्ट पोजीशन में ला सकता है। फॉर सेकंड एग्जांपल, जैसे ये फुटबॉल आ रहा है, प्लेयर इसको क्या किया, वो स्पीड में आ रहा है, उसको अपने हाथ के थ्रू फोर्स लगा करके उस बॉल को रोक दिया। एंड थर्ड एग्जांपल, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। और थर्ड एग्जांपल आप जैसा देख रहे हैं, साइकिलिंग चला रहा है, जितने इस पर फोर्स लगाएंगे उतने ही इसका मोशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एंड फोर्थ एग्जांपल इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। और फोर्थ कंडीशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। फोर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये बैट्समैन अपने बैट के थ्रू फोर्स लगा करके बॉल का डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। एंड फिफ्थ इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी।
और फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप भी चेंज कर सकता है। जैसा एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक बेलन से रोटी को बेला जा रहा है और जैसा जैसा आप उस पर फोर्स लगाएंगे उसी तरीके से उसका शेप और साइज़ में चेंजिंग होता जाएगा। तो ये था फोर्स आपका। एंड फोर्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बैलेंस फोर्स, सेकंड इज अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब इफ़ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ़ बोथ द फोर्स आर इक्वल देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसा कि आप स्कूल के गेम खेलते होंगे कि एक रस्सी को दो साइड के दो ग्रुप के लोग मिल करके खींचते हैं। सपोज करते हैं कि रस्सी के दो टीम, एक टीम ए है दूसरी टीम बी है और दोनों जो है बराबर के अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों के फोर्स बराबर लगेंगे डायरेक्शन, तो उनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं, और उनके फोर्स क्या लगेंगे, एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। अगर वो फोर्स इक्वल है तो आप स्टेट कंडीशन पे ही रहेंगे, मतलब दैट इज़ द बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर किसी का फोर्स ग्रेटर हो गया, किसी टीम का फोर्स ज़्यादा लगा और किसी टीम का फोर्स कम लगा, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, किसी एक तरफ पूरी टीम खिंच जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब हुआ कि इफ़ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ़ बोथ द फोर्स आर इक्वल देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स F1 लगता है इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स F2 लगता है। अगर मैग्नीट्यूड F1 एंड F2 इक्वल, दोनों के फोर्स की वैल्यू अगर बराबर है तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। एंड सेकंड हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। इफ़ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ़ वन फोर्स इज ग्रेटर दैन द अदर then the resultant force is not equal to zero, such the force are called unbalanced force। अब इसका अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन कोई एक फोर्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। तो अगर ग्रेटर है एक फोर्स तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी का मोशन होगा वो किसी एक डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ फोर्स ग्रेटर लगेगा उसी तरफ बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये जो फोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्सेस चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। तो अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं वो किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करते हैं, या तो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट से मोशन में चेंज कर देता है। थर्ड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो हमेशा उस पर उसके सरफेस से एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल कंटिन्यूस आप चलाते हैं तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में सड़क से उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर आप पैडल मारना बंद करिए तो धीरे धीरे आपकी साइकिल आगे चल करके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है और आपके लगाए हुए फोर्स कम हो जाते हैं। एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि आपका लगा हुआ फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है, जिससे आपकी साइकिल रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो ऐसे फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो उसके सरफेस से हमेशा वो मोशन का अपोज करती है। तो फॉर एग्जांपल ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से ही जो भी मोशन आपके ऑब्जेक्ट करते हैं वो धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग ए बाइसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लो एंड डाउन टू कम टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से आप की साइकिल रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट पुशिंग और फ्रिक्शन फोर्स आर बैलेंस। If an unbalanced force act on the moving body, then its speed or direction of motion changes. If the unbalanced force is removed, then it will continue to move with the speed it had acquired till then. तो इस तरीके से फोर्स को हम तीन टाइप से डिवाइड किए, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम समझते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने कुछ मोशन के लिए लॉ दिया, जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत सारे फिलासफ़र ने ये कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो नेचुरली मोशन में ही रहती है।
नेचुरली मोशन में ही रहती है, यानी उसका नेचुरल टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही रहे, रेस्ट में नहीं आती है। बट न्यूटन्स ने यहाँ पे ये कहा कि न्यूटन ने उसी का सब कंक्लूड करके एक लॉ दिया फॉर मोशन के लिए, 3 लॉ दिए। न्यूटन ने 3 लॉ दिए, तो 3 लॉ दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से यह है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट, an object remains in a state of rest or uniform motion in straight line unless compelled to change that state by the applied force or external force। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लगने से ही उसका स्टेट चेंज होता है। ये कहलाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस नियम को कि जैसे मान लिया जाए किसी टेबल पे आपने कॉपी किताब रख दिया, तभी कॉपी किताब आपकी किस कंडीशन में है, रेस्ट स्टेट में है। तो रेस्ट स्टेट में अगर वो है तो अब वो ऐसे ही टेबल पे ही पड़ा रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर मान लो उसको मोशन या उसके स्टेट में आप चेंज करते हैं तो चेंज करने का मतलब हुआ कि उस पर कोई ना कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाए। जैसे उस कॉपी किताब को उठा करके अगर आपने किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट किया तो दैट मीन्स वो मोशन कंडीशन में आया। तो मोशन कब हुआ, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगेगा तो किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। इसी टाइप से अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन के ही स्पीड में वो चलना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो होता यह है कि जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं मोशन में, तो मोशन में ही होना चाहिए, लेकिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स एज ए फ्रिक्शन उस पर हमेशा वर्क करता रहता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उसका कंडीशन चेंज होकर के किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो ये आपका कहलाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये लॉ स्पेशली ये लॉ जो है कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इनर्शिया से लिया गया है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इससे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया के एक बार हम समझते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में गैलीलियो ने कहा कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का ये नेचुरल टेंडेंसी होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे ग्लास के ऊपर जो है एक पेपर रखा हुआ है, उस पेपर के ऊपर कॉइन रखे हुए हैं। अगर हम अपने उंगली से इस पे पुश करें तो अगर ये कागज़ का टुकड़ा निकल जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है वो गिलास के पानी के अंदर गिर जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो पेपर है वो पेपर आपका मोशन स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन ऊपर रखा हुआ कॉइन जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आ पाती है, जिसके वजह से वह रेस्ट में होने की वजह से गिलास में गिर जाएगा। और ये जो कॉइन ये पेपर है जिस पे हम फोर्स लगाते हैं ये मोशन में चेंज हो जाता है मोशन स्टेट में, लेकिन इसके ऊपर रखा हुआ कॉइन रेस्ट पोजीशन में होने की वजह से वो उसी ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरीके इनर्शिया के। जैसे मान लिया जाए कि आप बस में बैठ करके सफ़र कर रहे हैं, इन केस बस खड़ी है और आप बस पे जा कर के बैठ गए। तो जब बस खड़ी है तो ऐसे टाइम पे आप क्या है, किस पोजीशन में, किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। तो जब गाड़ी अचानक सडन चलना स्टार्ट करती है तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी उस बस के साथ रेस्ट पोजीशन में थी, और जब गाड़ी बस स्टार्ट होकर के चलना स्टार्ट करती है तो ऐसे टाइम पे आपका पैर जो है वो बस के कांटेक्ट में होने की वजह से वो मोशन में आ जाती है। आपका पैर का नीचे का जो हिस्सा है वो बस के कांटेक्ट में होने की वजह से मोशन के स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन आपका अपर पार्ट बॉडी का वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप पीछे की तरफ
आपको धक्का लगता है। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो पीछे की तरफ आपको अचानक अगर बस चलती है तो पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है। इसका यही रीज़न है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बैठे थे तो आपका पोजीशन रेस्ट में था बस के साथ। बस जैसे ही स्पीड में चलती है तैसे आपका लोअर पार्ट बॉडी का बस के कांटेक्ट में होने की वजह से वो मोशन में आ जाती है, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट वो मोशन में नहीं आता है, जिसके वजह से वो पीछे की तरफ उस पर पुश या धक्का लगता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं कि बस अगर आपका चल रहा है तो आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, बस में मोशन में आ जाती है। बस के साथ उसी मोशन में आप मूव करते हैं। जैसे बस मूव करते हैं तो जैसे अचानक सडन उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है कि आपका जो निचला हिस्सा है वो बस के कांटेक्ट में है और वो पूरा किस फॉर्म में, बस के साथ वेलोसिटी में है। लेकिन अपर हिस्सा आपका किस में आ जाता है, अपर हिस्सा आपका रेस्ट में आ जाता है। तो सॉरी, ब्रेक लगाने के बाद जब बस में आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते वक्त क्या होता है कि बस का मोशन स्टेट चेंज हो जाता है रेस्ट में, और आपका नीचे का बॉडी का जो पोर्शन है, पैर, वो बस के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी मोशन में थी। लेकिन जब बस रेस्ट में आ गई ब्रेक लगाने के बाद, तो आपका लोअर पोर्शन भी आपका रेस्ट में आ गया, लेकिन बॉडी का अप पार्ट जो है, अपवर्ड पार्ट, वो जो है मोशन में ही बना रहता है, जिसके वजह से आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब जितने आपके एग्जांपल हैं ये इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से अगर किसी कार में आप बैठ कर के सफ़र कर रहे हैं और अगर आप किसी मोड़ पे सड़क पर पहुंचते हैं, तो अगर लेफ़्ट साइड अचानक गाड़ी को मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, तो आपकी बॉडी राइट साइड पे थोड़ी सी झुक जाती है। ये सब जितने एक्सपीरियंसेस आप देख रहे हैं ये सब इनर्शिया के एग्जांपल हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपने देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, अप्लाई ना हो। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और लॉ ऑफ इनर्शिया का तो आपको एक्सप्लेन किया, ये एग्जाम्पल भी आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया एंड मास। ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यूस रेस्ट में चाहती है। एंड ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इनर्शिया भी किसी भी बॉडी का जो मेजर करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। जो फोर्स उस पर लगाया जाता है उसी से हम चेंज करते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ हैवियर बॉडी इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द लाइटर बॉडी। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ हैवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ लाइटर बॉडी। इनर्शिया जो है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, या मानते हैं कि कोई फुटबॉल है और वो रेस्ट पोजीशन में है और उसके स्टेट को आप मोशन में चेंज करना चाहते हैं, तो हल्का सा फोर्स अगर आप पैर से किक किए तो वो उसका स्टेट चेंज हो गया। लेकिन अगर उस बॉल की जगह पे कोई पत्थर का टुकड़ा बड़ा सा ला के रख दें और इसके बाद में आप उतनी फोर्स लगाइए, तो क्या वो मूविंग करेगा? नहीं, वो जैसा रेस्ट में है वैसे ही रहेगा। उसका रीज़न ये है कि फुटबॉल का मास कम था, इसलिए उसको आसानी से आप कम फोर्स लगा करके उसके स्टेट को चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ जो स्टोन का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा रखा है, इसका मास ज़्यादा है, इसलिए आप इसको आसानी से या कम फोर्स लगा करके रेस्ट से मोशन में चेंज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के कंक्लूड ये निकलता है कि इनर्शिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसके मास पे डिपेंड करता है। अगर उसका मास जितना ज़्यादा है उसकी इनर्शिया उतनी ज़्यादा है, जितना उसका मास कम है, लाइट है, उसकी इनर्शिया उतनी कम है। तो द मास ऑफ बॉडी इज़ मेजर ऑफ द इनर्शिया। तो किसी भी बॉडी का जो मास है वो इनर्शिया को मेजरमेंट करता है। जितना उसका हाईली मास होगा उसकी इनर्शिया उतने ही ज़्यादा होगी। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब उसके स्टेट को चेंज करने में उतना ही अधिक आपको फोर्स लगाना होगा। ओके, तो ये आपका था इनर्शिया एंड मास। एंड नेक्स्ट इज मोमेंटम ऑफ बॉडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट मोमेंटम ऑफ बॉडी। जैसा कि आप अभी ने देखा कि अगर बॉल का स्टेट आप रेस्ट से मोशन में करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ा, और वहीं पे मतलब पत्थर के चट्टान को हटाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो आपने देखा कि जो इनर्शिया था वो डिपेंड करता था किस पे, मास पे।
इसी तरीके से अगर मोमेंटम की हम बात करें तो मोमेंटम जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी बॉडी के अमाउंट ऑफ मोशन को मेजर करता है। मोमेंटम इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन, कितनी स्पीड में कोई बॉडी चल रहा है, इसका मोमेंटम्स के थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर? तो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके मास और उसकी वेलोसिटी पे। तो हम इन शॉर्ट मोमेंटम को कह सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल टू m इंटू वी, वेयर P इज़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी, m इज़ द मास ऑफ बॉडी, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इफ़ ए बॉडी इज़ द रेस्ट, its velocity is 0 and so its momentum is also 0. The SI unit of momentum is किलोग्राम मीटर पर सेकंड। SI यूनिट जो होता है वो हमारा क्या होगा, मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में और वेलोसिटी को मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम आपका क्या है, P इक्वल टू m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। For example, a truck moving at a very low speed can kill a person standing in its path because of heavy mass of truck. A bullet of small mass when fired from a gun can kill a person because the large velocity of bullet. जैसे कि एक ट्रक है, ट्रक का अगर हैवी वेट है और बहुत लो स्पीड में जा रहा है, अब किसी भी पर्सन के ऊपर से अगर वो निकल जाता है तो पर्सन डेथ कर जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ट्रक जो है हैवी वेट का है, हैवी मास का है। लेकिन बुलेट को अगर देखा जाए तो उसका क्या है, मास बहुत कम है, मास बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, किसी भी पर्सन को किल करने के लिए सफिशिएंट है। तो इसका रीज़न क्या है, उसका तो ट्रक के कंपेयर में बुलेट का मास बहुत ही कम है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं रिजल्ट एक ही दे पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो बुलेट की स्पीड ज़्यादा है और ट्रक की स्पीड कम है, लेकिन उसका मास ज़्यादा है। तो कुल मिला करके अगर हम देखें तो मोमेंटम जो है, जो उसकी बॉडी का अमाउंट ऑफ मोशन को मेजर करता है, वो उसके दो फिनोमेना पे डिपेंड करते हैं, दो क्वांटिटीज़ पे, एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी। तो अगर मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा हैं तो इसके मोमेंटम ज़्यादा है। तो ट्रक वाले केस में मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो इसका प्रोडक्ट मोमेंटम क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। और बुलेट वाले केस में मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है, तो भी उसका मोमेंटम क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। सो द इम्पैक्ट ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। तो आई होप आप मोमेंटम ऑफ बॉडी समझ चुके होंगे कि क्या है। एंड नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन स्टेट दैट क्या है ये, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ने ये कहा कि जैसे कि अगर किसी भी बॉडी को आप स्टेट चेंज करते हैं, यानी उसको मोशन में लाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होती है, नहीं, फोर्स का अगर हम वैल्यू निकालें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स को उन्होंने कहा कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वह फोर्स। तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज स्मॉल है, is moving along a straight line with initial velocity u and is accelerated to velocity v in time t by applying a force F, then initial momentum, we know that momentum P equal to m into v, mass into velocity। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा, इनिशियल उसका मास कितना था m और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। तो इनिशियल मोमेंटम P1 इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू यू, एंड फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, P2 माइनस P1, देन एम वी माइनस एम यू, फाइनली m इज़ द कॉमन, देन ब्रैकेट में v माइनस यू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू m, रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ कितने टाइम में चेंजिंग हुआ, तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके,
तो अप्लाइड जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी, या प्रोपोर्शनल को हम एक कांस्टेंट दे देते हैं जिसका नाम रखते हैं k। तो देन F इक्वल टू k m v माइनस यू अपॉन टी, बट v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a। आपने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, change in velocity with time is called acceleration. So then here v minus u upon t equal to a, v minus u upon t equal to a, then f equal to k ma, k is the constant proportional, k की वैल्यू अगर हटाते हैं 1 तो f equal to ma। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, f equal to ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू कहीं ना कहीं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे स्टेट चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। और इसका कैलकुलेशन आपने देखा कि F इक्वल टू ma आया। इसको हम इन अदर वर्ड में सेकंड लॉ को कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वह उसके मास एंड एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ।